लैमार्कवाद के बाद हम डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। इनका जीवन काल सन 1809 से 1882 ईस्वी तक रहा है। इनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था, जिनका जन्म 12 फरवरी सन 1809 में श्रूसबरी इंग्लैंड में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में उन्हें बीगल नामक जहाज से संसार की यात्रा करने का अवसर मिला। यात्रा के दौरान लगभग 5 वर्ष तक उन्होंने विभिन्न देशों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया और उनके नमूनों को एकत्र किया। यात्रा से पूर्व वे विशिष्ट सृष्टिवाद में विश्वास रखते थे। विशिष्ट सृष्टिवाद का तात्पर्य है कि संसार का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति द्वारा हुआ दिनों में हुआ, सृष्टि के द्वारा किया गया। लेकिन बाद में भ्रमण के पश्चात वे प्रकृतिवाद में विश्वास रखने लगे। डार्विन ने जीव जंतुओं में बहुत सी विभिन्नताएं एवं समानताएं पाई, जिनका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में सन 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया। इनकी पुस्तक का नाम प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। डार्विन के जैव विकास से संबंधित सिद्धांत को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। इनके सिद्धांत निम्नलिखित हैं, आइए इसके बारे में जानें। पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा जीवन संघर्ष। तीसरा विभिन्नताएं एवं इसकी वंशागति। चौथा योग्यतम की उत्तरजीविता। पांचवां अनुकूलन। छठा नई जातियों की उत्पत्ति। अब आइए हम एक एक करके समझेंगे। पहला, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जैसा कि इन्होंने बताया कि जितने भी जीवधारी हैं वह अपने समान अनेक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जैसे एक समुद्री सीप प्रतिवर्ष 10 लाख अंडे देती है। अगर हम बात करें मादा एस्केरिस की, तो अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे देती हैं। इसी तरह एक जोड़ी मक्खी से उत्पन्न संतानें एक वर्ष में इतनी मक्खी उत्पन्न करेगी, पृथ्वी चारों ओर से कई फुट मोटी परत से ढक जाएगी। और बात करें अगर एक मादा हाथी के जोड़े की, तो यह 750 वर्षों में लगभग 1.9 करोड़ हाथी को जन्म देगी। इसी तरह पृथ्वी पर न जाने कितने जीव हैं जो अपने समान अनेक जीवों को जन्म देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी के इतने अधिक संतान होने पर भी उनकी संख्या सीमित क्यों है। तो इसका दूसरा कारण उन्होंने बताया जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष में जीवों में जीवन संघर्ष भोजन, आवास, जल, प्रकाश इत्यादि के कारण होता है, जिसके कारण इन जीवों की संख्या सीमित होती है। यह संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला जाति संघर्ष, दूसरा अंतर्जातीय संघर्ष, तीसरा वातावरणीय संघर्ष। जाति संघर्ष के बारे में अगर हम जानें तो इसमें डार्विन ने बताया कि प्रत्येक जीवधारी अपने जाति के सदस्यों के बीच संघर्ष करता है, जिसके कारण उसकी संख्या सीमित रहती है। जैसे मनुष्य के बीच संघर्ष, कुत्ता के बीच संघर्ष, बिल्ली के बीच संघर्ष, इसी तरह अन्य जीवों में भी होता है। दूसरा है अंतर्जातीय संघर्ष, जिसके अंतर्गत एक जीव दूसरे जाति के जीवों के सदस्य से संघर्ष करता है और अपने आप को बचाए रखता है। जैसे कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस इत्यादि में संघर्ष।
इसी तरह तीसरा संघर्ष है वातावरणीय संघर्ष। सभी जीवधारी जीवन पर्यंत वातावरणीय कारकों से संघर्ष करते रहते हैं। यह संघर्ष सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के प्रति होता है। इसके अनुसार अनुकूलन जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें मजबूत और योग्य जीव ही सफल होते हैं और कमज़ोर जीव नष्ट हो जाते हैं। इस तरह डार्विन ने बताया कि इस तरह जीवों के बीच संघर्ष होने के कारण जीवों की संख्या सीमित रहती है। तीसरा पॉइंट है विभिन्नताएं एवं इसकी वंशागति। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतानें भी एक सी नहीं होती है। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है। जुड़वा बच्चों को छोड़कर जो दो सजातीय सदस्य एक जैसे नहीं होते। विभिन्नताएं वंशागत होती है। ये लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक भी हो सकती हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें ये विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती है वे जीवधारी जीवित रहते हैं, और जिनमें नहीं हो पाती है वे जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता। जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जिनमें अनुकूलन की क्षमता एवं अच्छे लक्षण होते हैं, अर्थात वे जीव योग्य होते हैं वही जीवित रहते हैं और अयोग्य जीव नष्ट हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। अगले पॉइंट में डार्विन ने बताया कि अनुकूलन जीवों में आगे बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, अर्थात वातावरण परिवर्तनशील होता है। जो जीवधारी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वही जीवधारी जीवित रहते हैं, और जो नहीं ढाल पाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि मीजोजोइक महाकल्प में विशालकाय सरीसृप स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं कर पाए और वह नष्ट हो गए। जैसे डायनासोर ऐसे जीव थे जिनका शरीर बहुत विशालकाय था और उनको अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती थी, लेकिन उन्हें उपयुक्त और उचित भोजन न मिलने के कारण वह भूख के अभाव में मर गए, अर्थात वह विलुप्त हो गए। अगला पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती है तथा कई पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई जातियों का विकास करती हैं। इसी आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। डार्विन ने बताया कि शेर, चीता, बिल्ली तथा तेंदुआ चारों ही रचना और स्वभाव में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये सभी मांसाहारी होते हैं। इनकी अंगुलियों पर नुकीले नाखून होते हैं, जिससे पता चलता है कि सभी का विकास एक ही पूर्वज से हुआ, किंतु धीरे धीरे अपने को सुरक्षित रखने और जीवित रखने के लिए ये अलग अलग वातावरण में बिखर गए तथा वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने के कारण इनके अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ। डार्विन के उपयुक्त नियमों को वैलस ने संक्षेप में चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया, जो निम्नवत है। चित्रानुसार हम देख रहे हैं कि तथ्य परिणाम। पहला तथ्य है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा तथ्य जीवों की संख्या में लगभग स्थिरता। इसका परिणाम यह है कि जीवों में जीवन संघर्ष होता है। ख जीवन संघर्ष
विभिन्नता तथा वंशागति। इसका परिणाम है योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जो योग्य होंगे वही जीवित रहेंगे। ग योग्यतम की उत्तरजीविता व वातावरण में निरंतर परिवर्तन। इसका परिणाम हुआ कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से डार्विनवाद का वैलेस ने अपने चार्ट द्वारा समर्थन किया। इसके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद की आलोचना की, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।